आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ये अनअकैडमी का ये आज का डाउट फीचर मुझे लगता है आप में से सब बच्चों को पता ही है। फिर भी पहले इसके अंदर सिर्फ मैथ इंग्लिश के डाउट पूछ सकते थे, मैथ रीजनिंग के, सॉरी। अब इसके अंदर इंग्लिश के डाउट भी ऐड कर दिए गए हैं। एक बार में आप 3 डाउट पूछ सकते हो। प्रेफर्ड लैंग्वेज में आप अपना रिप्लाई ले सकते हो। अगर आप सोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो रिक्वेस्ट रिव्यू भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया फीचर कहूंगा मैं इसको। ये है जी अपना तामझाम। ये क्लासेस लेते हैं अपन 2:30 से 3:30 फ्री क्लास होती है, जिसके अंदर मैं पेपर डिस्कस करता हूँ। अभी जैसे उसके अंदर सीजीएल के पेपर चल रहे हैं 2020 वाले, ठीक है। पहले भी हो गए थे वो, लेकिन पहले वो मैंने सेट के बीच में कर दिए थे, कुछ कुछ क्वेश्चन उठा उठा के सेट बनवा दिए थे। फिर बच्चे बोले कि डेट वाइज भी करा दो उनको, ताकि हमारे को थोड़ा इजी रहे। तो वो डेट वाइज पेपर चल रहे हैं। ये क्लास कभी अनअकैडमी स्पेशल पे होती है, कभी मेरे यूट्यूब चैनल पे होती है। टाइमिंग यही रहता है 2:30 से 3:30, ठीक है जी। अच्छा, 12:30 से 2 अभी जो आप बैच देख रहे हैं, ये वॉइस नरेशन सिर्फ मेंस को ध्यान में रखते हुए टाइमिंग पे इस पे आ गया। अदरवाइज ये वोकैब या प्रैक्टिस बैच का टाइमिंग रहेगा। नया प्रैक्टिस बैच जो है वो चालू होगा 4 मई को। 4 मई को 4 मई को 4 मई को नया प्रैक्टिस बैच चालू होगा, ठीक है। 4 मई को नया प्रैक्टिस बैच चालू होगा, मेंस को ध्यान में रखते हुए। इसमें क्या है, हर चैप्टर के ऐसे सवाल होंगे जिससे पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए, साथ में आपको कुछ नया भी सीखने को मिल जाए, ठीक है जी। 4 से 6 के अंदर नया ग्रामर का बैच आएगा, जो भी बच्चे नए हैं, ठीक है। ये जैसे हाइपर गोस्ट है, जिसने आते ही हरकतें शुरू कर दी हैं। गलत बैच में आ गए हो हाइपर गोस्ट, गलत बैच में आ गए बच्चे, ठीक है। गलत बैच में आ गए हो, ये वो वाला बैच नहीं है। अच्छा, मैं बच्चे नए आए हो क्या आप? यहाँ सुनोगे बहुत गंदी वाली, और सब्सक्रिप्शन भी खत्म करवा देता हूँ मैं जो बदतमीजी करता है। तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है, तुम मेरा बैच छोड़ दो। तुम कल मैं तुम्हें ब्लॉक मार के सब्सक्रिप्शन खत्म कराऊंगा। अच्छा रहेगा तुम आज ही चले जाओ। वीडियो डिसलाइक करो और निकलो फटाफट पहली फुर्सत में। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का बैच है, फालतू नौटंकीबाजी कहीं और जाके करो। ग्रामर बैच नया चालू होगा जी 25 मई को। नया ग्रामर बैच आएगा 25 मई को। जो भी नए बच्चे हैं, बच्चे ये वाला बैच तो वॉइस नरेशन का छोटा सा बैच था, ये खत्म होने वाला है। अगर आपको वाकई में ही कोर्स करना है तो पहले आप वोकैब के बैचेस लगा लीजिए। 3 बैचेस मेरे हैं वोकैब के, तीनों में मैंने अलग अलग वर्ड पढ़ाए। 3,000 वर्ड्स आपके फोटो से नेमोनिक्स के थ्रू मैंने पढ़ा रखे हैं, आप उनको लगा लीजिए। फिर अपना 25 मई को नया बैच आएगा, उसको कर लीजिएगा। आ जाओ जी, आगे बढ़ाते हैं अपनी डिस्कशन को। चैप्टर चल रहा है अपना नरेशन। कल नरेशन की पहली क्लास थी, मोस्टली चीजें अपन ने उसके अंदर कर ली थी, है ना। इंटारोगेटिव वाले और असर्टिव वाले तो देख लिए थे अपन ने। इंटारोगेटिव वाले और असर्टिव वाले देख लिए थे। आज इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और कुछ एक दो मिसलीनियस है वो देखेंगे, और कल से अपनी नरेशन की प्रैक्टिस चालू हो जाएगी, ठीक है। इसको देखिए जरा, एक मैं करके दिखाता हूं फिर तुम करना, एक मैं करके दिखा रहा हूं फिर तुम करना। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल, बट जो क्लासेस देख रही हूँ ग्रामर की वो एमटीएस बैच है। किसकी क्लासेस देख रहे हो बच्चे? किसकी क्लासेस देख रहे हो आप? मेरा कौन सा एमटीएस का बैच चलता है? मेरी सिस्टर जो आपको रिकमेंड की थी उसका टीयर 2 क्वालिफाई कर लिया, अब टीयर 3 बस हो जाए, उसका ड्रीम पूरा हो जाएगा भगवान। चलो, ऑल द बेस्ट बोलिएगा विनय उनको ना, ठीक है। एक मैंने वीडियो बनाई थी मेरे चैनल पे, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करें, उसमें सब बताया हुआ भाई डिटेल में ना।
कुछ नेटवर्क इशू होगा भाई। इंटरनेट चला गया। चलो जी, समझिएगा। तो बच्चे मेरा कोई भी बैच कर लो, मैं एक ही टाइप के बैचेस पढ़ाता हूँ। मैं ना मतलब ऐसा कोई टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है। वो सीजीएल, सीपीओ, स्टैनो, एक कंप्लीट इंग्लिश का बैच आता है मेरा प्री टू मेंस का, उसको देख सकते हैं। चलो जी, आइए जरा। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करने के काम आते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करने के काम आते हैं, उनको इंपैरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब इनका कैसे बनाएंगे जरा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने लिखा है शी सेड टू द मेड चॉप द वेजिटेबल। उसने मेड को कहा कि वेजिटेबल्स को चॉप कर दो, छोटे छोटे मतलब काट दो उनको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत हो रहा है, तो इंपैरेटिव है। इंपैरेटिव ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट में काम आते हैं। जैसे यहाँ पे असर्टिव में अपन इसको सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, इंटेरोगेटिव में अपन इसको आस्क में चेंज किया, तो अब इसको किस में चेंज कर देंगे? ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। डिपेंड करेगा आगे क्या लिखा हो, आगे क्या लिखा हुआ उसके हिसाब से इसको ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे शी ऑर्डर द मेड। अब मेड क्या है? हेल्प होती है जो घर पे है ना, सर्वेंट कह सकते हो। सर्वेंट बोलना आजकल अच्छा नहीं लगता, इसलिए हेल्प बोल देते हैं। ठीक है, पुराना वर्ड है सर्वेंट। तो ऑर्डर करना जाएगा, तो यहाँ पे शी ऑर्डर्ड द मेड। अब अगर आपको पता हो ये ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये तीनों ना डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट जो होती है तीनों डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ये मेड तो बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनके बाद आता है इन्फिनेटिव। अगर आपने देखा हो, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, ही ऑर्डर्ड मी टू स्विच ऑन द फैन, ही ऑर्डर्ड मी टू टीच हिम। कुछ बात आ रही है? तो यहाँ पे ऑर्डर जो वर्ब है, इसके बाद पहली बात तो दो ऑब्जेक्ट आएंगे और दूसरी बात अगला इन्फिनेटिव आएगा। अब ये जो टू चॉप है, इसको मतलब चॉप को बना देंगे टू चॉप, ये चॉप को बना देंगे टू चॉप, और कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे दो क्लॉज ही नहीं बन रहे। जैसे सब में पहले वाले में दैट कंजंक्शन लगाई, दूसरे वाले में इफ कंजंक्शन लगाई, यहाँ कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लॉज ही क्रिएट नहीं हो रहा, मैंने इस वर्ब को इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर लिया, टू चॉप द वेजिटेबल्स। समझ में आ गया? तो क्या करना है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस कैसे पता चलेगा इंपैरेटिव आ गया? वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत हो रही होगी, वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत हो रही होगी इससे। ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत हो रही होगी। इतनी बात आई समझ में? अच्छा, तो जैसे ही आपको पता चल जाए वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत हो रही है, इंपैरेटिव है, तो सेट टू को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे टोन को देख के। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ जो वर्ब दी होगी उसको इन्फिनेटिव बनाकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना लोगे आप। ये जो इन्फिनेटिव है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर देगा, और ये वेजिटेबल्स क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। जिन्होंने ग्रामर अब थोड़ी मोटी पढ़ रखी है, देखो उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं फिर भी एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। जब आप कहते हो आई लाइक टू डांस, मुझे नाचना पसंद है, जब आप कहते हो आई लाइक टू डांस, मुझे नाचना पसंद है, तो आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और ये टू डांस ये जो इन्फिनेटिव है ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। ये इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, इनके अंदर वर्ब के भी फीचर होते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं आई लाइक टू वॉच मूवीज, आई लाइक टू वॉच हॉलीवुड मूवीज, ओल्ड मूवीज, कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे। आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, ये टू वॉच ऑब्जेक्ट बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। अब ये मूवीज क्या है? मूवीज है वॉच का ऑब्जेक्ट, जैसे लाइक का ऑब्जेक्ट है टू वॉच, ये मूवीज है इसका ऑब्जेक्ट। अब भले ये खुद ऑब्जेक्ट है, नाउन की तरह से काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर वर्ब का भी तो अंश है। इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, चाहे तो अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, इसको कहोगे ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। ये आपने पहले ग्रामर के बैचेस अगर लगा रखे हैं तो वहां पे ये बातें पढ़ाई जाती हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको आती होगी। ठीक है, चलो अब यहां से शुरू हो जाओ। 30 सेकंड पहले तुम ट्राई करोगे, फिर मैं कराता चलूंगा। हो जाओ शुरू। He said to the servant clean the room. He said to the servant clean the room. हाँ जी, तो क्या बन जाएगा? He ordered the servant. He ordered the servant. He ordered the servant. अब यहाँ पे दिया हुआ क्लीन, ये वर्ब की बेस फॉर्म है, तो क्या बन जाएगा? टू क्लीन द रूम। अब अगर इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये?
ही सब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू क्लीन यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये रूम है ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। इसको करिए जरा, करो ट्राई। इजी है ये वाले, इंपैरेटिव वाले बिल्कुल हलवा है। प्लीज से पता चल रहा, रिक्वेस्ट में जाएगा, क्या लिख दें, क्या लिख दें? द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज आपने रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर लिया ना, अब दोबारा प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी, अब यहाँ पे हेल्प पर की बेस पर मैं इसको क्या कर दूंगा, इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा, टू हेल्प हो जाएगा। अच्छा, जब उस इंसान ने बोला था, जब उस इंसान ने बोला था तो बोला था टू हेल्प मी, टू हेल्प मी। अब समझ में आ रहा है ना वो क्या रहा, ये ओल्ड मैन है, इसने तुमसे कुछ कहा, ओल्ड मैन ने तुमसे कुछ कहा, ठीक है। अब तुम यहाँ पे आ गए, तुम्हारा दोस्त पूछ रहा क्या कह रहा था वो बूढ़ा हुआ, वो बूढ़ा आदमी तेरे को क्या कह रहा था, तो तुम आगे से क्या कह रहे हो, यार वो मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं उसको रोड क्रॉस करा दूं, यार वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं उसको रोड क्रॉस करा दूं। तो यहाँ पे उसने जब बोला हेल्प मी, मेरी मदद कर दो रोड क्रॉस करने में, तो जब तुम इसको बताओगे तो क्या कहोगे, मैं उसकी मदद कर दूं, तो मी जो है ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग किसमें चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ क्रॉस, ये होता है वेर इन्फिनिटिव, हाँ क्या ना। अब काफी बच्चे इसको फुल इन्फिनिटिव में करने की कोशिश कर रहे होंगे, टू क्रॉस। बच्चे वो एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त क्या होता है, ऑब्जेक्ट हट जाता है आगे से, इसलिए वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं रह पाता, इसलिए वेर में नहीं लिख पाते। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ना जस का तस, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, तो इसको अब टू क्रॉस में क्यों चेंज कर रहे हो, ये क्रॉस का क्रॉस ही रहेगा, टू क्रॉस द रोड। समझ में आया? इसकी करिए ट्राई जरा। माई मदर, ऑर्डर भी लगा सकते हो, एडवाइस भी लगा सकते हो, है ना। ऑर्डर भी लगा सकते हो, एडवाइस भी लगा सकते हो, दोनों चल जाएंगे। अक्सर एडवाइस फॉलो किया जाता है वैसे, ठीक। अब वो डिपेंड भी करता है ना यार कि कितना बड़ा बच्चा है। फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा है तो उसको तो ऑर्डर किया जाएगा भैया, मतलब खुद की बुद्धि तो है नहीं उसके पास, तो उसको तो ऑर्डर ही देना पड़ेगा। अगर मान लो थोड़ा सा बड़ा है तो फिर उसको क्या करेंगे, फिर उसको एडवाइस भी देंगे तो भी शायद चल जाएगा कि भैया तू कुएं के पास मत खेल। तो एडवाइस्ड या ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पे देखो डोंट प्ले दिया, नेगेटिव दिया हुआ, तो टू प्ले तो करना ही पड़ेगा, टू प्ले तो करना ही करना पड़ेगा, साथ में नॉट भी लगाना पड़ेगा, और वो नॉट कहाँ लगता है, इन्फिनिटिव से पहले। एडवाइज्ड मी नॉट टू प्ले, एडवाइज्ड मी नॉट टू प्ले नियर द वेल। कहानी आ रही है समझ में? सजेस्ट मत बनाओ बच्चे, सजेशन अभी आएगा, देखो सजेशन कैसा होता है, ये सजेशन नहीं है। सजेशन के थोड़े से और टाइप के सेंटेंसेस होंगे। हाँ, फॉरबिड से भी बना सकते हो, अगर नेगेटिव हो ना इन्फिनिटिव, अगर इन्फिनिटिव का नेगेटिव हो तो आप समझ जाओ उसको फॉरबिड से भी बना सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, माई मदर फॉरबिड मी, माई मदर फॉरबिड मी, आगे क्या लिख दें, माई मदर फॉरबिड मी टू प्ले नियर द वेल। फॉरबिड लिखने के बाद नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना, फॉरबिड का मतलब ही होता है किसी काम को करने से मना करना। इसको चेक करो जरा, इसमें बताओ। ये ऑफिसर और क्लर्क ये वर्ड इसीलिए यूज कर रखे हैं ताकि आप ऑर्डर लगा दो, सीधा सीधा सोचने की जरूरत ना पड़े। द ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क, द ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क, द ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क। अब यहाँ पे लेट को देख के परेशान मत होना, लेट को देख के परेशान मत होना। द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क आएगा यहाँ पे भी, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, यहाँ पे भी द लगाओ बच्चे, दोनों जगह लगाओ।
द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, या यहाँ पे चेंज हो जाएगा द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क। अब यहाँ पे लेट दिया हुआ है, आप परेशान मत हो, ये लेट भी तो वर्ब ही है, ये भी तो इंपैरेटिव ही है, हाँ क्या ना। ये लेट वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये बेयर इन्फिनेटिव है, और ये ऑब्जेक्ट ऑफ बेयर इन्फिनेटिव है। बिल्कुल ऐसा ही तो पिछले वाले के अंदर और क्या था, यही तो था वो हेल्प मी क्रॉस द रोड में क्या था, यही तो था, वर्ब आई ऑब्जेक्ट आया, बेयर इन्फिनेटिव आया, उसका ऑब्जेक्ट आया, यही तो पहले था। तो इससे डरने की जरूरत नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं है, हाँ क्या ना। तो यहाँ पे द ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क टू लेट, और यहाँ पे मी की जगह हिम हो जाएगा, क्योंकि मी किसके लिए आया, ऑफिसर के लिए हिम कर देंगे, और टू लेट हिम नो एवरीथिंग। इस बार भी टू नो मत कर देना यार, वो पैसिव वॉइस में जाते हैं तो बेयर फुल में चेंज हो जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट ही हट जाएगा तो फिर फुल में लिखना पड़ता है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको चेंज मत करना। समझ में आ गई बात। ऑफिसर ने क्लर्क को ऑर्डर दिया कि भैया मुझे सब कुछ बता दो, टेल मी एवरीथिंग का ही वर्जन है ये। अगर ऑफिसर सीधा लिख देता टेल मी एवरीथिंग तो भी बात एक ही थी, लेट मी नो एवरीथिंग इज इक्वल टू टेल मी एवरीथिंग। इसको देखना जरा, अब बाकी सब बातें छोड़ो, पहले मुझे ये देख के बताओ ये आपको क्या लग रहा है, ऑर्डर लग रहा है, एडवाइस लग रहा है, रिक्वेस्ट लग रही है, क्या लग रहा है ये। बच्चे ना ये ऑर्डर लग रहा है, ना ये एडवाइस लग रहा है, ना ये रिक्वेस्ट लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है ये। जब भी कभी आपको ऐसा लगे ना कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा, ना ऑर्डर टाइप की फील आ रही है, ना एडवाइस टाइप की फील आ रही है, ना रिक्वेस्ट वाली फील आ रही है, तो वहां पे कहना लगा लिया। मैंने उससे कहा ऐसे वाला लगा लिया, तो उसके लिए आस्क वर्ब यूज होती है। आस्क का मतलब हमेशा पूछना नहीं, आस्क का मतलब कहना भी होता है, ही आस्क्ड मी टू गो अवे, उसने मुझसे कहा दूर चले जाने के लिए। समझ आया। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, आई आस्क्ड हिम टू लेट, अब ये मी मेरे लिए सब्जेक्ट भी मैं ही हूं, दोबारा नया स्पीकर भी मैं ही हूं, तो मी लगा दो, लेट मी डू दिस जॉब दैट, दिस टास्क क्या हो जाएगा, दैट टास्क के अंदर, दैट टास्क अलोन। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे जब आपको कभी ऐसा लगे कि यार इस सेंटेंस के अंदर ना तो रिक्वेस्ट वाली फील आ रही है, ना पे ऑर्डर वाली फील आ रही है, तो आस्क में चेंज कर दिया करो। समझ में आया। अगर वो रिक्वेस्ट वगैरह चाह रहा होता तो प्लीज लेट मी लिख लेता, अगर रिक्वेस्ट वगैरह चाह रहा होता तो प्लीज लेट मी लिख लेता, और अगर ऑर्डर लगवाना चाह रहा होता तो ऐसे ऑफिसर, क्लर्क, सर्वेंट इस टाइप के वर्ड यूज कर लेता। वो चाहता ही है कि आप कंफ्यूज हो कि ये ऑर्डर है, एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है, हाँ क्या ना। टोल्ड भी लगा सकते हो, लेकिन बच्चे प्रेफर आस्क होता है, ठीक है। इस काम में कहना वाले मीनिंग के अंदर टोल्ड भी यूज होता है, लेकिन टोल्ड का मतलब होता है किसी को कोई चीज बताना, ठीक, तो प्रेफर आप आस्क को करिए। चलो जी, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझना, कई बार क्या करता है मजे ले लेता है, कई बार क्या करता है मजे ले लेता है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं देगा, इनका ना पैसिव कर देगा। बहुत बार क्या करता है कि बच्चे का जब उसका मजे लेने का मन होता है तो यहाँ पे क्या कर देगा, पैसिव कर देगा। ऐसे कर देगा, आई आस्क्ड हिम दैट आई शुड बी अलाउड टू डू दैट टास्क अलोन, ऐसे कर देगा। आई आस्क्ड हिम टू लेट द टास्क बी डन बाय मी अलोन। समझ में आ रहा है। अब ये इसका पैसिव तो करना आता है ना आपको, लेट मी डू दिस टास्क अलोन का पैसिव क्या होगा, आई शुड बी अलाउड टू डू द टास्क अलोन, और या फिर क्या बनेगा, लेट द टास्क बी डन बाय मी अलोन, हाँ क्या ना। यही चीजें यहाँ पैसिव में टाप देगा। बहुत बार क्या करता है यहाँ पे पैसिव लिख के छोड़ देता, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, आई आस्क्ड हिम टू लेट द टास्क बी डन, टू लेट द टास्क बी डन, टू लेट द टास्क बी डन, लेट दैट टास्क बी डन बाय मी अलोन। आ रही है बात समझ में। और यहां पे कई बार क्या कर देगा, ऐसे लिख देगा, आई आस्क्ड, ये दूसरा पैसिव कर दिया इसका, आई आस्क्ड हिम दैट आई शुड बी अलाउड टू डू द टास्क अलोन, आई शुड बी अलाउड, कर लोगे ना आगे पैसिव, आई शुड बी अलाउड टू डू दैट टास्क अलोन। ये दो बातें मैं आपको पेपर में देखो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन जरा समझना, कई बार जानबूझ के ऐसे मजे ले लेता। मान लो ये फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने ऊपर लिखा है जो बेस्ट है वो दे ही ना, वो दे ही ना, तो क्या करेंगे, छोड़ के आ जाएंगे क्या, जो चार में से बेस्ट होगा वो चूज करके आओगे ना, ऐसे स्क्रीन पे थोड़ी लिख के आ जाओगे इसका ये बनेगा, नकलियो अमन सर से नरेशन पढ़ लेते तो तुम्हें पता होता, ऐसे करके थोड़ी आ जाओगे हैं। जो चार में से बेस्ट है उसको लगा के आओगे कि नहीं लगा के आओगे, इसलिए बता रहा हूं कि बहुत बार क्या करता है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि इसका ये भी सही है,
मैं कह रहा हूं कि कई बार क्या करेगा, जानबूझ के इसका पैसिव वर्जन लिख देगा, क्योंकि एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त ना मीनिंग चेंज होता है ना टेंस चेंज होता है। तो ये वाला यहाँ पे नहीं देगा और पैसिव वाले दे देगा। अब तुम सोच के परेशान होते रहोगे, यार नरेशन का सवाल है, एक्टिव पैसिव दे रहा है, क्या कर रहा है, ये तुम्हारा हो जाएगा टाइम खराब। तो उस चीज के लिए अपने दिमाग में तैयार रहना, ये कहना चाहता हूं मैं आपको। बोलो भाई, समझ में आया? हाँ जी, चलो जी नेक्स्ट भाई, इसको करो जरा। जब ये लेट्स वाला होता है ना, लेट्स, चलो ये करते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स स्ट्रिंग, तो ये सजेशन होता है। जो बच्चा पूछ रहा था ना सजेस्ट में कब चेंज करेंगे, अब करेंगे सजेस्ट में चेंज। अब यहाँ पे काफी बच्चे लिख रहे होंगे राजू सजेस्टेड हिज कजन्स, गलत है बच्चे वो। आपने अगर प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ी है तो आपको पता होगा प्रपोज के बाद, सजेस्ट के बाद, राइट के बाद कभी ह्यूमन बीइंग नहीं आ सकता बिना टू लगाए। तो राजू सजेस्टेड टू हिज कजन्स आएगा। ये बहुत बार कर चुका पेपर में, बच्चा जल्दी जल्दी में कजन्स वाला टिक करके आ जाता है, लेकिन टू आएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इसको। राजू सजेस्टेड टू हिज कजन्स, ठीक है। अब यहाँ पे आया दैट, राजू सजेस्टेड टू हिज कजन्स दैट। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, जब इसने लिखा लेट्स, तो यहाँ पे टू लेट्स से चेंज करेंगे। अब ये इंपेरेटिव वाला तो बना नहीं पाओगे, क्योंकि ये ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट से तो जाएगा नहीं, ना ये ऑर्डर है, ना ये एडवाइस है, ना ये रिक्वेस्ट है, तो सजेशन दे रहे हो, तो इस बार दैट से बनाओगे, है ना। तो इस बार लेट यूज नहीं हो पाएगा। अगर इंपेरेटिव होता तो टू लेट से अपन कर लेते हैं, इस बार वो नहीं हो पाएगा, इस बार लेट को शुड में चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट वी शुड कि दैट दे शुड, वी शुड कि दे शुड प्ले क्रिकेट, वी शुड कि दे शुड प्ले क्रिकेट, सोच लो आराम से। हाँ जी, जो बच्चे कह रहे हैं वी वो ए प्रेस करना, जो बच्चे कह रहे हैं दे वो बी प्रेस करना। पोल चला रहा हूं, देखते हैं। इसका मतलब कंफ्यूजन तो है। आओ इसको क्लियर करता हूं, मजा आएगा, ध्यान से सुनना बढ़िया से। अब इसको समझने में हमारी हेल्प करेगी पिक्चराइजेशन की, हो क्या रहा है जरा समझना। राजू कह रहा है अपने कजन्स को, यहाँ पे हिज कजन्स लिखा हुआ है, राजू अपने कजन्स को कह रहा है, राजू अपने कजन्स को कह रहा है, 3-4 हो सकते हैं, ठीक है। राजू अपने कजन्स को कह रहा है कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक। अब मुझे बस इतनी बात बता दो कि अब जो ये बंदा बता रहा है, अब ये जो बता रहा है कि राजू भैया अपने कजन्स को ये कह रहा था, तो मुझे बस ये बताओ कि ये बंदा जो बताने पहुंचा है, ये कजन्स में सम्मिलित था, हाँ कि ना। इनडायरेक्ट स्पीच यही तो होती है, किसी की कही गई बात कोई दूसरे को बता रहा होता है, किसी की कही गई बात को दूसरे को बता रहा होता है। तो बस मुझे इतना बता दो कि राजू के जो कजन्स हैं, क्या उनमें ये सम्मिलित है, हाँ कि ना। अगर उनमें ये सम्मिलित होता तो राजू सेड टू हिज कजन्स कैसे लिख देता, राजू सेड टू अस ना लिखता, हिज कजन्स कैसे लिख देता, खुद को थर्ड पर्सन से कोई रेफर कैसे करता है? मान लो किसी ने मुझे कोई बात कही, किसी ने मुझे बात कही, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी वाइफ है, वो मुझे कुछ कह रही है, ठीक, कि ये काम कर भैया, बाजार से सब्जी लिया, ठीक। तो मैं अगर किसी को कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, मेरी घरवाली ने मुझे कहा सब्जी लाने के लिए, कि ये बोलूं मेरी घरवाली ने अपने हस्बैंड को कहा सब्जी लाने के लिए। अबे हस्बैंड तो मैं ही हूं ना, थर्ड पर्सन में कैसे रेफर कर दूंगा। अगर मैं खुद कजन होता, अगर मैं खुद ये वाला बंदा खुद कजन होता तो हिज कजन्स कभी बोलता, हाँ क्या ना। अगर ये बंदा खुद कजन्स में सम्मिलित होता तो हिज कजन्स कभी ना बोलता। अच्छा, अब जरा समझना कि राजू ने उसके कजन्स को सलाह दी कि उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। अब क्रिकेट खेलने वालों में क्या मैं और ये जो मेरा सुनने वाला हम सम्मिलित हैं? क्रिकेट खेलने कौन जाएंगे, राजू और उसके कजन जाएंगे कि हम जाएंगे? क्रिकेट खेलने कौन जाएंगे, राजू और उसके कजन जाएंगे कि हम जाएंगे? राजू और उसके कजन जाएंगे, हमारा उससे क्या लेना देना। तो जब अगर तो यहाँ पे वी लगा देगा तो इसका मतलब तो बोलने वाला और सुनने वाला जाएंगे।
राजू ने उसके कजन्स को कहा ना चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, क्रिकेट से हम दोनों का क्या संबंध? तो भैया यहां पर दे आएगा, वी नहीं आएगा। और अच्छी क्लैरिटी बनेगी, और अच्छी क्लैरिटी बनेगी। अब ये सेंटेंस देखो, और बढ़िया क्लैरिटी बनेगी, इसको देखो जरा। हाँ जी, मुकेश सजेस्टेड टू अस, मुकेश सजेस्टेड टू अस दैट, इस बार क्या लिखें? दे शुड डांस की वी शुड डांस? इस बार क्या लिखें? दैट दे शुड डांस की वी शुड डांस? इस बार अस है, हमें कहा है उसने कि चलो नाचते हैं, तो नाचने वालों में हम सम्मिलित हैं, वी आएगा। अब आगे क्लैरिटी। हाँ जी, अब आगे क्लैरिटी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे आ जाइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे आ जाइए। सुना होगा, सडन इमोशंस वगैरह को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। कैसे बनाते हैं इनका? द मैन एक्सक्लेम्ड, द मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो, या द मैन एक्सक्लेम्ड सोरोफुली, बात एक ही है। विद सोरो लिख दो चाहे सोरोफुली लिख दो। द मैन एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख दो चाहे जॉयफुली लिख दो, बात एक ही है। मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख दो, सरप्राइजिंग लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, अब यहां पे जरा देखिए, द मैन, द मैन, एक मैं बना कर दिखाता हूं फिर बाकी आप बनाइएगा। अलास किसके लिए लगाते हैं? अलास तो सौरों के लिए, दुख के लिए लगाते हैं। द मैन एक्सक्लेम्ड, द मैन एक्सक्लेम्ड विद सौरो या सौरोफुली में से कोई भी लिख सकते हो। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सौरो या सौरोफुली में से कोई भी लिख सकते हो। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सौरो या सौरोफुली दैट, दैट, अब यहां पे माई लिखा है इसने, माई का मतलब इस मैन का अंकल। जब मैं उसकी कही गई बात को बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? हिज अंकल। अच्छा, अब यहाँ पे प्रेजेंट है तो मैं इसको पास्ट में कर दूंगा, वॉज। अब ये डेड एडजेक्टिव होता है, इसके अंदर कोई चेंज मत कर देना, वॉज डेड ऐसे कैसे आ जाएगा? क्लियर हो गया? अब इसी लॉजिक पे तुम ये आगे के बना के दिखाओ, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। इसमें ना मैं एक काम कर रहा हूं, बॉय लिख रहा हूं, सिर्फ बॉयज नहीं लिख रहा, सिर्फ बॉय लिख रहा हूं। अब बनाओ। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर दो चाहे जॉयफुली कर दो, बात एक ही है। द मैन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरी, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय या जॉयफुली में, दोनों में से कोई भी एक लिख लो। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय या जॉयफुली दैट। अब यहां पे देखो, जो रूल क्या कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब ये वी जो है वो बॉय के अनुसार चेंज होगा। बॉय सिंगुलर तो क्या है, ही लगा दो, बॉय के हिसाब से यहाँ पे ही लगा दो। यहाँ पे क्या लगाऊं? ही लगाऊं, वी लगाऊं, दे लगाऊं, क्या लगाऊं? वॉन पास्ट इंडेफिनिट है, ये तो हैड वॉन हो जाएगा, हैड वॉन द मैच। इसमें क्या लगाऊं? ही लगाऊं, वी लगाऊं, दे लगाऊं, क्या लगाऊं? हाँ जी, अब जरा समझने की कोशिश करना। पहली बात तो ही तो इसलिए नहीं आ पाएगा, ही तो इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि जरूरी नहीं कि एक इंसान सिर्फ अपनी बात करे। ठीक है, मान लो मैं एक टीम में, अब चिल्ला मैं रहा हूं लेकिन सबके बिहाफ पे चिल्ला रहा हूं, हुर्रे वी वॉन द मैच। बोला मैंने अकेले ने, लेकिन क्या मैंने अकेले ने मैच जीता? मेरी पूरी टीम ने जीता है। तो जरूरी नहीं है ना कि एक आदमी बोल रहा है, बोल एक आदमी रहा है तो बात भी सिर्फ एक की कर रहा है, हो सकता है वो हम सबकी बात कर रहा हूं। हाँ के ना? तो यहां पे ही तो इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि वी से पता चल रहा है कि यहां पे वो सबकी बात कर रहा है। ठीक, अच्छा, अगली बात, अगली बात कि वी लगाएं कि दे लगाएं। अब डिपेंड करता है कि जीतने वालों में अगर आप भी सम्मिलित थे, अगर तुम भी उस टीम का हिस्सा थे, अगर तुम भी उस टीम का हिस्सा थे, तब तो लगाओ तुम वी।
और अगर तुम उस टीम का हिस्सा नहीं थे तब लगाओ दे। अब सेंटेंस पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि आप उस टीम का हिस्सा हैं कि नहीं है? ये द बॉय से पता चल रहा है, ये द बॉय से पता चल रहा है कि देखो जनरली आप मान लो एक टीम में खेल रहे होते, आप एक टीम में मान लो खेल रहे हो, फुटबॉल का मैच है, क्रिकेट का मैच है, तो कम से कम नाम तो जानते होगे ना यार। 99.99% चांस है कि आप सबका नाम जानते होगे। तो क्या द बॉय से रेफर करोगे? हाँ जी। कोई बाय चांस गली वली में ऐसी टीम बन गई, 4 पड़ोस की कॉलोनी के लड़के आ गए तो बात हो रहा है, अदरवाइज 99.99% चांस है कि अगर आपकी टीम में है, आप खेल रहे हो, तो सबके नाम जानते होगे। तो क्या ऐसे रेफर करोगे उस लड़के ने कहा, कि ऐसे कहोगे राकेश ने कहा मैं जीत गए? कुछ आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, वी तब लगाते जब आप उस टीम का हिस्सा होते, वी तब लगाते जब आप उस टीम का हिस्सा होते, ठीक है? तो ज्यादा चांस है कि यहां पर दे ही लगेगा। आप कौन हो गए? आप दूर से मैच वैच देखने आए होगे, मैच जीत गए, वो टीम में जो लड़का था वो चिल्लाया हम मैच जीत गए, आपने बात सुनी, आपने किसी और को बताई। आपके बगल में जो मैच देख रहा था, अरे क्या चिल्ला रहा है वो लड़का, अरे वो चिल्ला रहा था हम मैच जीत गए, है ना? उसने तो चिल्लाया हम मैच जीत गए, वो चिल्ला रहा था कि वो मैच जीत गए। तो मैं दे वी को किस में चेंज कर दूंगा? दे। गलत नहीं है ये, ऐसा नहीं कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन प्रेफर होगा जी। समझ में आया? अरे कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? कुछ दिमाग घूम रहा हल्का फुल्का? इस पे आइए जरा, इसको करने की कोशिश करो। एक और केस में भी आप 20 हो सकते हो, एक और केस में भी 20 हो सकते हो। मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, समझना जरा, ठीक है? मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो हम भी तो अपने आप को इंडियन मानते हैं ना? मानते क्या मतलब है ही, हम भी तो इंडियन है और हमारी टीम भी इंडिया की है। तो आप क्या बोलते हो, इंडिया की टीम ने मैच जीत लिया कि क्या बोलते हो हमने मैच जीत लिया? हाँ जी। तो अगर वो वाला सिनेरियो है, अगर वो वाला सिनेरियो कि मान लो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, खुद भी ऑडियंस के अंदर बैठे हो, तो भी लगा दोगे। वो लड़का कह रहा था कि हम मैच जीत गए, वो लड़का कह रहा था कि हम मैच जीत गए, क्योंकि तब ये जरूरी नहीं है ना, तब ये जरूरी नहीं है कि ये जो लड़का ये टीम का पार्ट हो, ये भी ऑडियंस मेंबर हो सकता है। इंडिया मैच जीत गई, ठीक है? अब वो विराट कोहली वगैरह तो ऐसे क्या चिल्लाएंगे हम मैच जीत गए, हम मैच जीत, ऐसे तो चिल्लाएंगे नहीं। वो मान लो ऑडियंस में से कोई चिल्लाया हमने मैच जीत लिया, ठीक, अब वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा, तुम भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो भी लगा सकते हो, हाँ कि ना? लेकिन मान लो वो पाकिस्तान का हो, मान लो वो पाकिस्तान का हो, फिर तुम्हें फिर दे लगाना पड़ जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है, बहुत सारी चीजों पर ना डिपेंड कर रहा है कि आप क्या मीनिंग देना चाह रहे हो, क्या सिनेरियो है। तो जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल सिनेरियो, जिसके सबसे ज्यादा होने के चांसेस है, उस हिसाब से अपन दे लगा रहे हैं, उस हिसाब से अपन दे लगा रहे हैं। इसको देखिए जरा, सरप्राइज को दिखाने के लिए, सरप्राइज को दिखाने के लिए हाउ और वट का भी यूज कर लिया जाता है, जैसे अलास हुर्रे ये सब होते हैं ना, ऐसी सरप्राइज को दिखाने के लिए हाउ और वट का यूज भी कर लेते हैं। वट अ बोरिंग मूवी इट इज, तो ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, विद सरप्राइज भी लगा सकते हो, विद एंगर भी लगा सकते हो, विद डिसअपॉइंटमेंट भी लगा सकते हो, काफी सारे चल जाएंगे, ठीक है? ही एक्सक्लेम्ड विद डिसअपॉइंटमेंट भी लगा सकते हो, ठीक है? डिसअपॉइंट हुआ मूवी देख के कि सोचा था यार इतनी अच्छी मूवी निकलेगी, विद डिसअपॉइंटमेंट लगा लो, विद एंगर लगा लो, विद सरप्राइज लगा लो, विद रिग्रेट लगा लो, काफी सारे चल जाएंगे इसके अंदर। ही एक्सक्लेम्ड विद डिसअपॉइंटमेंट दैट, अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, अब यहाँ पे दो क्लॉज बन रहे हैं, तो मैं दैट तो मुझे लगाना पड़ेगा। अब जैसे सरप्राइज को दिखाने के लिए अलास हो रहे आते हैं, तो वो यहाँ यूज नहीं होता ना, तो वट अगर यहाँ पे सरप्राइज को या डिसअपॉइंटमेंट को दिखाने के लिए आया, तो अब वो यहाँ पे यूज नहीं होगा, अब वो यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, अब पहली बात तो यहाँ पे इट इज है, तो वो इट वॉज में चेंज हो जाएगा, ठीक? अच्छा, और दूसरी बात, ये जो वट था ना, ये जो वट था, इसके इसके मीनिंग को, जैसे पहले तो आपने सीधा सीधा ऐसे लिख लिया कि विद जॉय और इन सब चीजों से पता चल जाता है, लेकिन ये जो वट है, हाउ है, ये ना इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। वट अ बोरिंग मूवी, मतलब कितनी ज्यादा बोरिंग मूवी है ये। ज्यादा आप लिखते नहीं हो, लेकिन वट में वो इंटरेस्ट अपने आप होता है, इंटेंसिटी बढ़ाना। जब कोई बंदा कहता है कि वट अ बोरिंग मूवी, तो इनडायरेक्टली उसने बोरिंग की इंटेंसिटी उठाई कि नहीं उठाई? कुछ आ रही बात समझो? जब आप कहते हो, जब आप कहते हो व्हाट एन इजी क्वेश्चन, तो आप क्या कहना चाह रहे होते हो कि ये इजी क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है? तो जब कोई बंदा कहता है व्हाट अ बोरिंग मूवी इट इज, तो उससे पता चलता है कि मूवी बहुत ज्यादा बोरिंग थी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए भी आपको एक वर्ड अपने घर से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? द मैन एक्सक्लेम्ड दैट, द मैन एक्सक्लेम्ड दैट, क्या लगाओगे? द मैन एक्सक्लेम्ड दैट। अब काफी बच्चे कहेंगे ऐसे लिख दो, द मैन एक्सक्लेम्ड दैट द मूवी वॉज वेरी बोरिंग, द मूवी
वॉज वेरी बोरिंग। अब मैं इसके ना एक्चुअली 2-3 लिखना चाहता हूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दूंगा। 2-3 लिखना चाह रहा हूं। द मूवी वॉज वेरी बोरिंग, एक तो मैं ये लिखूं, ठीक है। एक हो सकता है ऐसे लिख दे, ही था क्या द मैन था, क्या था उसमें, ही था ना। ही एक्सक्लेम्ड विद डिसअपॉइंटमेंट दैट इट वॉज अ बोरिंग मूवी। बाकी सारा मतलब थर्ड ऑप्शन जो है बाकी सारा का सारा सेम है, बस इसमें आ जाएगा वेरी बोरिंग मूवी। तो आंसर आएगा जी आपका थर्ड। ऐसा नहीं है कि गलत है, ऐसा नहीं है कि ये जो फर्स्ट वाला ये गलत है या ये जो सेकंड वाला ये गलत है। पहली बात तो देखिए, मैंने कहा कि वट से इनडायरेक्ट मीनिंग वेरी बोरिंग ही होता है। जब आप वट लगाते हो तो इससे इनडायरेक्ट मीनिंग वेरी बोरिंग ही होता है। तो आप वो वेरी, क्योंकि अब तो वट तो आपने हटा दिया, वट से जो पहले बोरिंग की इंटेंसिटी बढ़ रही थी अब वट तो हट चुका है, तो वो इंटेंसिटी को मेंटेन करने के लिए आपको इंटेंसिटी को बढ़ाने वाला कोई वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला तो मैं कह रहा हूं कि इसलिए मत लगाओ क्योंकि इसमें वेरी नहीं आ रहा। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो इट विट इन सबको खाने की जरूरत क्या है। द मूवी गलत नहीं है, ये दोनों का सेंस सेम है। द मूवी वाज वेरी बोरिंग लिख दो, चाहे इट वाज अ वेरी बोरिंग मूवी लिख दो, बात एक ही है। लेकिन जो पहले क्वेश्चन में मुझे दिया वो जबरदस्ती में उसको क्यों खा जाऊं, कोई कारण है मेरे पास। ये गलत नहीं है, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में आए तो प्रेफर ये वाला हो। समझ में आया? हाँ जी। मानसी जी अभी बोला ना बच्चे मैंने, ये जो सरप्राइज को दिखाने के लिए, इनको दिखाने के लिए वट या हाउ जो लिखते हो आप, वो यहाँ पे यूज नहीं होते। इनडायरेक्ट में जाने के बाद वट यूज नहीं होगा, वो तो उस बंदे ने बोला है ना। आपने वो काम डिसअपॉइंटमेंट से और वेरी लगा के कर दिया ना। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। उम्मीद करता हूं कि अब आप बना पाएंगे। इसको करिए जरा। हाँ जी। अब मान लो एक टीचर है, ठीक है, हमारे स्कूल में भी हुआ करते थे। सोचो कि टीचर है और क्लास में सो रहा है। और ये सरकारी स्कूल की बात नहीं बता रहा मैं तुम्हें प्राइवेट स्कूल की बात बता रहा हूँ, और अच्छे खासे प्राइवेट स्कूल की बात बता रहा हूँ। अब टीचर है और क्लास में सोया हुआ बेटा, और क्वेश्चन पूछ लो तो मौत आ जाए उस आदमी को, तो फिर तुम क्या करोगे? स्टूडेंट जो है वो गुस्से से भी कह सकते हैं, सरप्राइज हैरान है वो, अरे यार कितना लेजी आदमी है भाई ये, कितना लेजी आदमी है, तनख्वाह ले रहा और ऐसे सुस्ता रहा। देखो द स्टूडेंट्स वो जो यार ये वाला क्वेश्चन था ना जिसमें मैंने बॉय काट के बॉयज कर दिया था, बॉयज लिख दोगे तो ही तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, जब बॉयज लिख दोगे तो ही तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। बॉयज लिख दिया तो ही तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, वी और दे का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, वी और दे का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ये मैंने जानबूझ के किया है ताकि आपको थोड़ी सी ही वाली कंफ्यूजन भी हो। तो द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख लो कि यार हैरान रह गए, हद है यार कितना लेजी आदमी है। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख लो, एक्सक्लेम्ड सरप्राइजिंग लिख लो, मर्जी आपकी। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, हैरान होके क्या बोल रहे हैं वो, दैट दैट क्या लिखे अब यहाँ पे, ही वॉज, अब यहाँ पे क्या ये इज है, ये वॉज में चेंज हो जाएगा। ही वॉज और क्या लिखें, अ वेरी लेजी पर्सन। क्यों लगाया ये वेरी? ये वेरी इसलिए लगाया बच्चे क्योंकि वट अ लेजी पर्सन का मतलब होता है कि वेरी लेजी पर्सन। अब आपने वट तो उड़ा दिया, वट तो हट गया ना इनडायरेक्ट में जब गए, तो वो जो इंटेंसिटी बढ़ी हुई थी लेजी की, उस मीनिंग को सेम रखने के लिए आपको यहाँ पे इंटेंसिटी को बढ़ाने वाला वर्ड लिखना पड़ता है। हाँ मानसी जी, सरप्राइजिंगली और विद सरप्राइज एक ही बात होती है बच्चे, ये 8-8 बार बोली जा चुकी है। थोड़ा मोटा, हल्का फुल्का, थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल ब्रेन यूजिंग, ओके। लो मैं लिख देता हूं, इसको करो जरा।
थैंक यू सुनील। माई मदर exclaimed with anger, माई मदर exclaimed with anger, मेरी माँ ने गुस्से से कहा। मान लो हमारे घर में कोई पड़ोसी का बच्चा आया, मम्मियों ने कहा खेल लो साथ में, और मैंने उसका खिलौना छीन के तोड़ दिया, है ना, या उसके 2-4 रैपटे धर दिए, तो मम्मी गुस्से से क्या करिए, कितना रूड बिहेवियर था ये जो तुमने वो छोटे बच्चे के साथ किया, कितना रूड बिहेवियर है ये। तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट, अब पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये जो दिस बिहेवियर था अब ये दैट बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। ये जो दिस बिहेवियर था अब ये दैट बिहेवियर में चेंज हो जाएगा, तो 2 दैट इकट्ठे आएंगे अब यहाँ पे। सुनने बोलने में आपको अजीब लगेंगे, लेकिन ये वाला दैट कंजंक्शन वाला है, ये वाला दैट जो बिहेवियर के साथ वाला था वो वाला है। इज है वो वॉज में चेंज हो जाएगा, और क्या करना पड़ेगा, रूड की वेरी रूड, रूड की वेरी रूड वो लिखना पड़ेगा वेरी रूड, क्योंकि हाउ का इनडायरेक्ट मतलब वेरी रूड ही है बच्चे। ये हाउ इंटेंसिटी, हाउ रूड, कितना ज्यादा रूड बिहेवियर था वो। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं कि अब ये अपने आप बना दोगे आप, करो ट्राई। आज आपकी नरेशन की थ्योरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब अपनी क्लासेस जो बची हैं, शायद 2 क्लासेस बची हैं इस बैच में, उन 2 क्लासेस में मैं आपकी नरेशन की प्रैक्टिस करा दूंगा, और अगर तीसरी लगानी पड़ी तो तीसरी भी लगा दूंगा, डोंट वरी। बाकी कुछ प्रैक्टिस वो 4 मई वाले बैच में भी करेंगे। हाँ जी, बना दिया। माई टीचर एक्सक्लेम्ड, माई टीचर एक्सक्लेम्ड, क्या लिखें, विद एंगर दैट क्वेश्चन वॉज वेरी स्टूपिड, क्वेश्चन बड़ा बेवकूफाना था। बना दिया सबने? अरे हो गया क्लियर ये। अब कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं, इनको देख लो जरा, 4-5 ही हैं, ज्यादा नहीं है। इसका बनाओ एक बार, सोचो अपने आप क्या बना देंगे, इसका अपने आप से सोचना क्या बना देंगे, एक बार इसका अपने आप से सोचना क्या बनाओगे आप। अरे आपकी तो 3 क्लास बची हुई है ना अभी, एक तो 30 तारीख को आपकी, एक तारीख को है, और एक 2 तारीख को। 3 क्लास में तो बथेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 3 क्लास बची हुई है अभी। द कमांडर सेड सोल्जर्स मूव अहेड, द कमांडर सेड सोल्जर्स मूव अहेड। हाँ जी, अब मुझे बताओ ये असर्टिव है क्या, ऐसे बना दें इसका, द कमांडर सेड दैट सोल्जर्स मूव्ड अहेड, ये बना दूं इसका, है ऐसे बना दूं। ये जो कॉमा है ना, इसका सारा गेम है। एक सेंटेंस बोलूं मैं, एक तो मैं सेंटेंस बोलूं, रोहन या ऐसे कर दूं, दे ओपन द गेट, दे ओपन द गेट, या दे मत लगाओ इसमें, ऐसे करो, यू ओपन द गेट। एक तो ऐसे बोलो, यू ओपन द गेट, इसका मतलब है तुम खोलते हो दरवाजा। रोज मैं देखता हूं, मैं ये बंद करता हूं, दरवाजा खुला हुआ मिलता है, तुम खोलते हो इसको, यू ओपन द गेट, ठीक है। दूसरा कहूं, यू हे यू ओपन द गेट, एक मैं ये बोलूं। अगर बीच में पॉज देके बोलूं तो देखो सेंटेंस फर्क आ गया, ये इंपैरेटिव में कन्वर्ट हो गया। एक तो मैं बोलूं रोहन रोहन ओपन द विंडो, हे रोहन ओपन द विंडो, और दूसरा मैं बोलूं रोहन ओपन द विंडो, रोहन खोलता खिड़की रोज।
दोनों में फर्क है, हाँ कि ना? ये कॉमा का गेम है, कॉमा ना होता तो ये असर्टिव हो जाता, कॉमा लगा हुआ तो इंपैरेटिव हो गया। इंपैरेटिव होते ही फिर आप इसको कैसे चेंज कर दोगे? द कमांडर ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो, कमांडेड भी लिख सकते हो। द कमांडर ऑर्डर्ड स्लैश कमांडेड, द कमांडर ऑर्डर डैश स्लैश कमांडेड, दोनों में से कोई भी लिख लो। द सोल्जर्स, द सोल्जर्स। अब आगे इंपैरेटिव के तरीके से बनेगा तो टू मूव से बनाओगे, टू मूव अहेड। अरे समझ में आ गया ना इंपैरेटिव में क्यों माना है? अच्छा, अब ये कुछ आते हैं प्रेयर वाले, अब ये कुछ आते हैं प्रेयर वाले। माई ग्रैंड मदर सेड मे यू फुलफिल, माई नहीं सॉरी योर ड्रीम्स लिखना था, मे यू फुलफिल योर ड्रीम्स, मे यू फुलफिल योर ड्रीम्स। क्या लिखें? इसका क्या बनाए? सोचो। प्रे से बना लो, ब्लेस से मत बनाना। अब यही गलती है, बहुत लोग ना इसको ब्लेस से बना देते हैं। बच्चे, ब्लेस करता सिर्फ भगवान, भगवान के पास शक्ति है वो करने की, है ना? भगवान ने उसे ब्लेस किया ऐसा। ब्लेसिंग मतलब वैसे ब्लेसिंग दे सकता है कोई ऐसा हो, लेकिन इसमें मत ब्लेस करो, ठीक है? ब्लेस से मत बनाया करो, प्रे से बना लिया करो। विश से भी बना सकते हो लेकिन प्रे से ज्यादा अच्छा है। तो माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर प्रेड दैट, माई ग्रैंड मदर प्रेड दैट, माई ग्रैंड मदर प्रेड दैट। अब यहां पे तुम्हें पता चल रहा है माँ ने, दादी माँ ने बोल दिया यू, तो किसको बोला होगा? किसको बोला होगा? मुझे ही बोला होगा। ये यू किस में चेंज हो जाएगा? आई में। तो आई में किस में चेंज हो जाएगा? माइट। आई माइट फुलफिल माई ड्रीम्स, आई माइट फुलफिल माई ड्रीम्स। अब पता क्या हो गया, मैं तुम्हें बताता हूं। जो मैं पहले कह रहा था ऐसे स्टोरी बना लो, अब ना तुम्हें किसी स्टोरी की जरूरत है, अब ना तुम्हें किसी रूल की जरूरत पड़ रही है, तुम्हारा दिमाग अपने आप कह रहा है इसका ये बनेगा। अरे हो रहा है ना? अब ना तो तुम्हें ये सोचना पड़ रहा है अच्छा दादी जो है वो मुझे कह रही है और मैं जाके किसी और को बता रहा हूं, अब ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही तुम्हें। अब ना तुम्हें रूल की जरूरत पड़ रही है, अब ना तुम्हें दिमाग में फोटो की जरूरत पड़ रही है, अब दिमाग अपने आप बोलने लग गया है कि ऐसे हो रहा है। कुछ आ रही है बात समझ में? और जब हम प्रैक्टिस थोड़ी सी और कर लेंगे तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी रूल फूल की, खुद दिमाग कहेगा इसका ये बना दे भाई फटाक से। इसका बनाओ जरा। द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन प्रेड दैट, द ओल्ड मैन प्रेड दैट। इस बार क्या लिखूं? आई माइट लिखूं क्या? इस बार क्या लिखूं? आई माइट लिखूं? क्या लिखूं इस बार? आई कैसे हो सकता है बच्चे? सोचो, ये बात उसने मुझे बोली है, कोई अपने बाप को कहता है क्या? कोई अपने बाप को कहता है उस बूढ़े आदमी ने कहा था? कोई अपने पिताजी को ऐसे कहता है क्या? माई फादर नहीं लिख देते हैं? कोई अपने पिता के लिए ऐसे कहा था क्या? वो जो बूढ़ा आदमी था उसने ऐसे कहा था? माई फादर सेड ना लिख देता अगर ये इसी का बाप होता तो क्या लिखोगे? द ओल्ड मैन प्रेड दैट। अब यहाँ पे माई सन से पता चल रहा है कि इसने इस बूढ़े आदमी के बेटे को कहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? हिज सन, हिज सन माइट लिव लॉन्ग। क्लियर हो गया? इसको देखो जरा। अब ये इस टाइप के हैं, जैसे कॉन्ग्रेट्स हो गया। अब इसमें ऐसे मत बना लेना, टोल्ड कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना? एडवाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा कुछ नहीं बन पाएगा। ये जो कॉन्ग्रेचुलेट होता है, वेलकम होता है, थैंक्स होता है, इनको वर्ब में ही चेंज कर देते हैं, दोबारा नहीं लिखते। सीधा लिख दोगे दे कॉन्ग्रेचुलेटेड रागिनी ऑन हर प्रमोशन। दे कॉन्ग्रेचुलेट, क्योंकि यार ये कोई चीज ना तो ये बताई जा रही है, ना ये कोई एडवाइस है ना? ना ये कोई ऑर्डर है, ना ये कोई रिक्वेस्ट है, ना ये कोई क्वेश्चन है। तो बच्चे इसके लिए अलग से मत बनाना कि दे सेड कॉन्ग्रेचुलेशन या दे सेड कॉन्ग्रेट्स, ऐसा मत बनाना। सीधा कहोगे दे कॉन्ग्रेचुलेटेड, ये पास्ट था तो इसको पास्ट में ले जाएंगे अपन, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड से बना देंगे। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड रागिनी ऑन हर प्रमोशन। क्लियर है? ऐसे इसका बनाओगे, बताना जरा कैसे, इसका बताना कैसे।
गुलिवर, अब ऐसे मत कर देना गुलिवर टोल्ड द विलेजर्स थैंक्स। क्या बनाओगे? गुलिवर थैंक द विलेजर्स, गुलिवर थैंक द विलेजर्स फॉर, अभी योर कौन है? विलेजर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग किस में चेंज हो जाएगा? फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। ऐसे ही जब कोई कहे यू आर वेलकम, तो उसको ऐसे लिखोगे, मिस्टर गुप्ता टोल्ड द गेस्ट दैट दे वर वेलकम, ऐसे बनाओगे, सीधा नहीं लिख देंगे मिस्टर गुप्ता वेलकम्ड हिज गेस्ट्स, मिस्टर गुप्ता वेलकम्ड हिज गेस्ट्स। क्लियर हो गया? इसका कैसे बनाओगे? इसका ऐसे बनाओगे, ही टोल्ड द चाइल्ड हैप्पी बर्थडे, कैसे लिख दोगे? ही विश्ड द चाइल्ड, ही विश्ड द चाइल्ड हैप्पी बर्थडे। ग्रीटिंग ये इसके लिए यूज करते हैं बच्चे, जैसे होता है ना हेलो, या फिर ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, वो सब। हेलो गुड इवनिंग, उसके लिए क्या करोगे? ही ग्रीटेड द मैन एंड, फिर क्या लिखोगे? ही ग्रीटेड द मैन एंड, ये जो होते हैं ना वर्ड गुड इवनिंग, इनके लिए यूज करते हैं, ग्रीट वगैरह, विश वगैरह, विजडम गुड इवनिंग ऐसे करके। कहानी आ रही है समझ में? कल से अपनी नरेशन की प्रैक्टिस करेंगे। 2:30 से 3:30 के अंदर पेपर डिस्कस होते हैं, 2 पेपर इस टाइम पे डिस्कस हो रहे हैं। अभी अभी आज और कल दोनों दिन रात को भी 10 से 11 के अंदर 2 पेपर डिस्कस हो रहे हैं। रात को 10 से 11 में भी 2 पेपर डिस्कस हो रहे हैं, और ये मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज भी 4 पेपर डिस्कस होंगे टोटल, कल भी 4 पेपर डिस्कस होंगे टोटल। ठीक है जी, तो इनको देख लीजिएगा, वही 2:30 से 3:30, वही 10 से 11, जो भी पुराने बच्चे हैं जो उन पेपर डिस्कशन की क्लासेस में आते थे, उनकी बात कर रहा हूँ। 4 मई को अपना नया प्रैक्टिस बैच चालू होगा, 4 मई से नया प्रैक्टिस बैच चालू होगा, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से क्यों बोल रहा हूँ इसको, बेसिक से चालू नहीं होगा भैया, ये इसमें थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी। ये उन बच्चों के लिए जो कोर्स कर चुके हैं। हर चैप्टर के ऐसे सेंटेंसेस लेंगे जिसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं और साथ में कुछ सीखने को मिल जाए और डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़ना है, तो 25 मई से बैच शुरू होगा, वो आएगा जी बिल्कुल बेसिक से। अभी के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अब अपनी अगली क्लासेस में। मिक्स क्वेश्चन ला दो, मिक्स भी होंगे बच्चे, मिक्स भी होंगे, श्रुति जी मिक्स भी होंगे। मिक्स के पहले 2-3 बैचेस आ चुके हैं मेरे, वो वाले लगा लो। अगर आप पूरा मिक्स वाला ही चाहते हो तो मिसलिनियस पे लगा लो। ये जो ऊपर लिंक है ना, इस पे कंप्लीटेड बैचेस में जाके मिसलिनियस का प्रैक्टिस बैच भी लगा सकते हो मेरा। अभी के लिए शुभ रात्रि, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में।